देखिए आज का टॉपिक है आपका गांधी युग। उस गांधी युग में आपका दो पार्ट हम लेके चलेंगे डिटेल से। आज पार्ट 1 रहेगा, कल उसका पार्ट 2 रहेगा, दो पार्ट में। ठीक है, उनके गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल रहेगा, क्या क्या किए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कहाँ कहाँ से उनको प्रेरणा मिला आंदोलन करने का, भूख हड़ताल करने का, जन्म कब हुआ, उनके कितने भाई बंधु थे। ठीक है, परिवार सबका डिटेल है। तो अभी बोर्ड पे पीछे दिख रहा होगा गांधी जी का फोटो। ठीक है, आइए हल्ला नहीं कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चालू कर दिए, ध्यान दीजिएगा। बाकी लोग बैठिए ना जल्दी से। ये अभी पीछे दिख रहा है गांधी जी का बचपन से लेकर बुढ़ापा तक का फोटो, जो हमको नेट पर मिल पाया वो डाले हैं। ठीक है, ये गांधी जी का आपका फोटो है, ये बचपन का है, ये जब पढ़ रहे थे तब ये बन गए बैरिस्टर, वकील। और ये आपका इनका, ये तो चर्चित है ही, इनको तो इस रूप में तो सब लोग देखे होंगे इनका फोटो, है ना। ये 2-3 भले आप लोग पहली बार देखे होंगे। ये बचपन का फोटो है, ये जब पढ़ रहे थे तब का फोटो है, ये जब आप बैरिस्टर बन गए मतलब वकील बन गए वकालत करके तब का फोटो है, और ये आंदोलन के समय का फोटो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसमें। देखिए ये उनका फैमिली बैकग्राउंड है कि गांधी जी इनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास गांधी, है ना। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। देखिए इनका नाम मोहनदास गांधी था, लेकिन पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि ये गुजरात से बिलोंग करते थे। तो गुजरात में क्या होता है कि पुत्र के नाम के बाद पिता का नाम ऐड हो जाता है ना, लास्ट में टाइटल। ठीक है, देखिए इसमें मोहनदास गांधी, तो इनका नाम हीरालाल मोहनदास गांधी हो जाएगा। हरिलाल इनका हो जाएगा मनीलाल, थोड़ा सा ऊंचा करते हैं। मनीलाल मोहनदास गांधी, रामदास मोहनदास गांधी, देवदास मोहनदास गांधी। इनके 4 पुत्र हुए। कौन कौन सा था, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, गांधी जी के 4 पुत्र, चारों का भी बैकग्राउंड लेके आते हैं कि चारों के बाद फिर कैसे कैसे इनका भी आगे चला। अगला स्लॉट ये है, देखिए ये डिटेल में। महात्मा गांधी के परिवार, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी पत्नी हो गई। अभी देखिए 4 पुत्र इनका कौन कौन सा था, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। लेकिन इनका एक 5वां पुत्र भी था जिनको बोला गया था दत्तक पुत्र, मतलब कि ऐसे माना गया। कौन था, जमुना लाल बजाज। यहाँ पे देखिए लिखा गया है जमुना लाल बजाज, जिन्हें महात्मा गांधी का 5वें पुत्र मानते थे। ठीक है, ये कौन थे, तो एक उद्योगपति थे और स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी के बहुत करीबी सहयोगी थे। ठीक है, इसलिए गांधी जी इनको नाम दे दिए अपना 5वें पुत्र के रूप में। इनका नाम क्या था, जमुना लाल बजाज। ठीक है, इनका भी आगे पारिवारिक बैकग्राउंड है, कौन कौन थे। मनीलाल के बेटे सुशीला गांधी, और उसके बाद पत्नी, और उनके बाद 3 बेटे हुए, सीता गांधी, अरुण गांधी और इला गांधी। 2 बेटी और 1 बेटा। उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड, ये आप लोग अपना PDF में पढ़ लीजिएगा। मेन आपका पुत्र से कोई सवाल पूछता नहीं है, पूछता सवाल कहाँ से है, गांधी जी से, क्योंकि इनके बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके 4 बेटा थे। चारों का नाम क्या क्या था वो भी बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या क्या था उनका नाम, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। ठीक है, आइए मेन मुद्दा जहाँ सवाल पूछता है हम लोग को, यहाँ पे देखिए ये आपका पीरियड कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में। कहाँ पे हुआ, पोरबंदर नामक है। इनका वास्तविक नाम मोहनदास, अभी बताएं कि वास्तविक नाम क्या था, मोहनदास। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। ठीक है, इनका 13 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, किसके साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा नाम था, बाद में इनका टाइटल गांधी पड़ गया, जिनके साथ शादी हो तो उनका टाइटल पड़ता है, तो इनका नाम क्या हो गया, कस्तूरबा गांधी। अब हुआ क्या है कि 1888 में जन्म हुआ है, 69। ठीक है, 88 में कानून की शिक्षा, मतलब कानून मतलब क्या, वकालत, ये ना बोलेंगे कानून पे, यहाँ क्या बोलिएगा, वकालत। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए,
इंग्लैंड चले गए। और 91 में इन्हें बैरिस्टर मतलब कि वकालत का शिक्षा प्राप्त कर लिए और डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आ गए। कब? 1891 में शिक्षा प्राप्त किए। कहाँ? इंग्लैंड में। तो कितना साल रहे? 88 से 91, 3 साल। इन 88, 89, 90, 91, अगर 88 को जोड़ेंगे तो 4 साल होगा। वहां पर डिग्री प्राप्त किए किसका? वकालत का डिग्री। और डिग्री लेकर कहाँ चले आए? भारत में। क्योंकि उस समय देखिए, उस समय अगर देखिएगा आप इतिहास उठा के पढ़िएगा तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे सब लोग वकील थे। क्योंकि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के तो लड़ के तो पा नहीं सकते थे, क्योंकि आपसी मेल तालमेल था नहीं कि लोग लड़े। राजा महाराजा एक दूसरे से आंदोलन करते थे, लोग विद्रोह करते थे। ये लोग का एक मेन ही मुद्दा था क्या? कि हम लोग इतना पढ़ लिख लें ताकि इनका जो भी कानून बनता है ना तो कानूनों में संशोधन करवा लें, मतलब कि वहाँ बैठ के ही वो लोग का संसद में ही। तो पढ़े लिखे लेंगे तब ना वकालत, कोई भी केस मुकदमा चलेगा तो ये लोग उसका जवाब देते थे इधर से। ठीक है, तो इसलिए अधिकतर लोग देखिए कि बैरिस्टर बने, मतलब वकील बने। जितने भी लगभग 90 से 95% लोग क्या थे? वकील थे, वकालत की पढ़ाई किए और अच्छे से अच्छा वकील बने, बैरिस्टर। तो उसमें गांधी जी का भी नाम आता है। कहाँ सीखने गए थे वकालत? इंग्लैंड। वहाँ सीखे और 91 में फिर से भारत आ गए सीख कर। अब हुआ क्या कि इन्होंने देखिए कहाँ से कर दिए, इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। कहाँ पे? राजकोट में। और 93 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, ये नाम याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए वो कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला पर एक मुकदमा चल रहा था। तो उस मुकदमे जब अब लड़ाई वकालत करके आए हैं तो उसका उपयोग करेंगे ना। तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर उनके क्या बोलते हैं, पैरवी के लिए, दादा अब्दुल्ला के सहयोग करने के लिए वो कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब ये फेमस है कि दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ रंग भेद होता है ना, ट्रेन से उतार दिया जाता है ना। अब वहीं पर आंदोलन कर रहे थे ये गांधी जी, नहीं दक्षिण अफ्रीका में ही, ठीक है ना। बैठ, देखिए हुआ क्या है कि जब देखिए वही चीज है कि जब वे डरबन से प्रिटोरिया, ये सब पॉइंट याद रखिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा कर रहे थे। किस श्रेणी में? प्रथम श्रेणी होता है ना, एसी वाला बोगी उसमें। तो पीटर मेरिट्सबर्ग है ना, पीटर मेरिट्सबर्ग वो जगह का नाम था, स्टेशन था। वहां पर क्या हुआ कि एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया, है ना। बोला कि कैसे बैठ सकता है प्रथम श्रेणी में, तुम काला है, हमने गोरा गोरा है, तुमको अधिकार नहीं है बैठने का। ठीक है, उस समय अंग्रेज जो है ना इंडियन का तुलना एक कुत्ता से करता था, मतलब कि कुत्ता है और इंडियन दोनों बराबर अंग्रेज की नज़र में। ऐसे रंग भेद कर दिया यहाँ पे, बोला कि यार तुम काला हो, हम लोग गोर गोर हैं, हटो जल्दी यहाँ से। अब गांधी जी क्या कर दिया? ट्रेन से उतार दिए। अब पढ़े लिखे थे, इसे थोड़ी था कि वहाँ पर मारा मारी कर देंगे। पढ़े लिखे आदमी दिमाग से काम करता है, ना समझ आदमी क्या करे, उतार दिया तो तुरंत मारा मारी धना धुनी शुरू। पढ़े लिखे आदमी बदला लेता है दिमाग से और बहुत गहरा घाव करता है। बदला लिए, क्या किए? देखिए इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। ठीक है, पहले ये सब नहीं सोचते थे, लेकिन जब ये घटना इनके साथ घटा कि इनको जब उतार दिया ट्रेन के प्रथम श्रेणी के बोगी से, तो ये भी सोचने पर मजबूर हो कि आखिर हमको जब उतार सकता है, इतना पढ़े लिखे हैं, तो आम आदमी की क्या दिक्कत होगा? आम आदमी का तो और करता होगा, है ना। तब ये मजबूर हुए और क्या कर दिए, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। दक्षिण अफ्रीका में, इंडिया में भी नहीं, दक्षिण अफ्रीका में। तो सवाल पूछता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब किए थे? 1894 में। ठीक है, और क्या हुआ? 1903 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला। क्या किए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या कर दिए, वो इंडियन ओपिनियन नामक जो है पत्र का शुरुआत कर दिए। कौन?
गांधी जी। कब? 1903 में। तो सवाल पूछता है कि इंडियन ओपिनियन अखबार जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? गांधी जी ने। वो भी कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। रीजन क्या था? कि इनके साथ पक्षपात हुआ था, है ना, रंग का, भारतीय होने के साथ, ठीक है। और कौन सा आंदोलन किए थे वहां पे? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। दोनों देखिए, इसमें जब आप पढ़िएगा गांधी तो बहुत सारे काम किए, वो सारा एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। घुमा फिरा के सवाल पूछ ही देगा आपका इनसे। अब ऐसा थोड़ी है कि पूछे कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वो तो बच्चा में पूछता था। पूछेगा अंदरूनी सवाल, जो वो काम किए थे उससे सवाल पूछेगा। जन्म मृत्यु सब लोग याद करता है, बच्चा बच्चा भी जन्म उनका मृत्यु याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाले। कब? 1903 में। ये दोनों काम कहाँ हुआ? अफ्रीका में। अब बात करते, देखिए यही वो घटना घटा था। ये हंसने वाली बात थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर इनको गांधी जी को क्या कर दिया? वहां से ट्रेन से उतार के बैठा दिया। तो वकील थे ना भाई, इनका फोटो नहीं देखे थे सूट बूट वाला? वकील थे वो। तो जब इंडिया में आंदोलन किए तब ना वो सूट बूट को त्यागे और वो धोती पहन लिए, ठीक है, स्वदेशी अपनाए। बाकी तो वकील थे, तो जैसा वकील का लिबास था उस समय तो पहनते थे सूट बूट वाला। चलिए अब आइए 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। एक ऑफिस चाहिए ना उनके लिए, जहां से वो पूरे टीम को अपना कंट्रोल कर सके। तो वहां पर एक ऑफिस बना, उसका नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम। वही भारत में आएगा तो साबरमती आश्रम, है ना। देखिए फिनिक्स आश्रम का भी फिगर देख लीजिए, उस समय का था। बाद में इसको चेंज किया गया ना, बाद में महात्मा गांधी के नाम से क्या कर दिया? इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस का नाम दे दिया गया, है ना। देखिए अब यहाँ पर एसी उसी सब लगा हुआ है, तो एसी उस समय तो था नहीं। हाँ अभी कल ही लगवाए थे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना कानून के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। किसके खिलाफ? परवाना विद्रोह के खिलाफ, ठीक है। और क्या इसमें किया? 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल कर गए। आंदोलन किए ना तो पहली बार जेल चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी का दो ही अस्त्र था, एक तो आंदोलन, दूसरा उनका भूख हड़ताल, ठीक है। एक आंदोलन, दूसरा उसका भूख हड़ताल। तो इसका भी प्रेरणा गांधी जी को मिला था। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि गांधी जी को आंदोलन करने की प्रेरणा मिला था रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और न जाने दरोगा में कितने बार पूछा है, ठीक है। आंदोलन की प्रेरणा किससे मिला? लियो टॉल्स्टॉय से। अब भूख हड़ताल की प्रेरणा मिला था जर्मनी के विद्वान थे रस्किन, ठीक है। दोनों याद नाम याद रखिएगा। आंदोलन तो लियो टॉल्स्टॉय, अब भूख हड़ताल तो रस्किन। आप कहीं देखिए गांधी जी मारामारी कर रहे हैं? नहीं, उनका दो ही मेन हथियार था, या तो अनशन दे देना, नहीं तो आंदोलन करवाना, जन आंदोलन। तो जन आंदोलन में वो भी अहिंसावादी, हिंसा वाले नहीं, अहिंसावादी, एकदम मतलब कि काम ही नहीं करेंगे, जाओ तुम कुछ भी करते रहो। आप देखे होंगे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सब क्या था? अहिंसा वाला था कि हिंसा था? अहिंसा आंदोलन, नहीं तो भूख हड़ताल, अनशन कर दिए। तो इसकी प्रेरणा इनको मिला था ये लियो टॉल्स्टॉय और रस्किन से। आंदोलन का तो लियो टॉल्स्टॉय का, और भूख हड़ताल के लिए रस्किन। वो दोनों कहाँ के थे? लियो टॉल्स्टॉय रूस के और रस्किन जर्मनी के। अब ये आंदोलन किए भाई साहब जेल चले गए पहली बार। कहाँ? अफ्रीका में। कब? 1908 में। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज, मतलब कि वो जहाज जो है पानी वाला जहाज में, इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गुजराती भाषा में, है ना। अब यात्रा करे तो उसमें किताबों ले वो लिख दी है। कहाँ से? इंग्लैंड से आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका। कब? 1909 में। तो उसी रास्ते में ही इन्होंने किताब लिख दिया जिसका नाम क्या था?
हिंद स्वराज। आप लोग पढ़े होंगे बुक एंड ऑथर में कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। याद आ रहा है? कब लिखे थे? 1909। कब? मतलब कि जहाज से आ रहे थे इंग्लैंड से, कहाँ? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो उसी बीच में गुजराती भाषा में किताबें लिख दी। कौन सा किताब? हिंद स्वराज। नाम आप लोग को पढ़े होंगे, बुक एंड ऑथर, पुस्तक और रचना लेखक वाला में। ठीक है। और ये तो बता ही दिया अभी कि भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिला? रस्किन से, तो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और आंदोलन करने की प्रेरणा मिला किससे? लियो टॉल्स्टॉय से, जो कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है, आगे आइए। देखिए, तो बताइए फिनिक्स आश्रम वाला। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अफ्रीका से भारत लौटे और इस दिन भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद कीजिए, है ना? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 9 जनवरी। तो किसके खुशी में? तो उस दिन महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, अफ्रीका से भारत आए, इसीलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में या प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। ईयर कब था? 1915 का। अब आगे देखिए, भारत वापस आने क्रम में इन्होंने भारत के पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि जब वह वकील बने तो उसके बाद वो इंग्लैंड में चले गए, अफ्रीका चले गए, भारत में तो रहे नहीं। तो भारत में उस समय की भारत की स्थिति कैसी थी, इसको समझने का प्रयास किया कि भैया यहाँ पर क्या चल रहा है। अब जहाँ पर आप जाइएगा उस स्थिति को, माहौल को समझिएगा तब ना कुछ कीजिएगा, मामला समझिएगा तब। तो इंडिया में आए वो 1915 में, और यहाँ पर आके वो उसका भारत का जो पृष्ठभूमि था, जो भी था, उस चीज़ को समझने की कोशिश किए वो कि आखिर यहाँ पर क्या क्या मामला है और किस किस में हमारा सहयोग चाहिए। ठीक है, कोशिश किए। और क्या हुआ, इसी क्रम में उनके वहाँ पर एक नेता था, जिनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले से काफ़ी प्रभावित हुए और इनको अपना गुरु बना लिए। आप लोग पढ़े होंगे ये महात्मा गांधी गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु, है ना? ऐसे तो बचपन का गुरु होंगे ही, जो वकालत पढ़ाए, ये सब इंग्लैंड में किए, लेकिन यहाँ जब इंडिया में आए तो वकालत तो उनके पास था ही हथियार लड़ने के लिए। तो राजनीतिक गुरु के रूप में किसको माने वो? गोपाल कृष्ण गोखले को। अब हुआ क्या कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की है। कोचरब, गुजरात के कौन सा स्थापना किए? कोचरब। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि 2 साल बाद आश्रम प्लेग की चपेट में आ गया। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी था उस समय का, है ना? प्लेग बीमारी से पूरा गांव के गांव होता था साफ, बीमारी से। जैसे अभी कैसे था कोरोना, था ना? तो ऐसा ही वो बीमारी था प्लेग। लेकिन उसमें क्या होता? उल्टी होता था, दस्त होता था, ठीक है, पूरा बुखार रहता था, और इसको लोग ये फैलने वाला बीमारी था। तो उससे क्या होता था कि पूरा गांव के गांव, तो जो 2 साल तक ये प्लेग की चपेट में आ गया तो गांधी जी वो आश्रम को खत्म करके और कहाँ चले गए? आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा। पहले ये आश्रम कहाँ था? कोचरब आश्रम। कहाँ था? अहमदाबाद में। लेकिन जब वो प्लेग के कारण उसमें दिक्कत होने लगा तो उस आश्रम को स्थानांतरित कर दिए और लेके चले कहाँ? साबरमती आश्रम। ठीक है, किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किए। अब देखिए ये आश्रम ऐसा अभी फिलहाल का है। ठीक है, यही है आपका साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के तट किनारे। ये फिलहाल का आश्रम का फोटो है। अब देखिए, जब गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। घटना 1915 का। अब प्रथम विश्व युद्ध चल कब से? 14 से दुनिया में चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करें। ये क्या सोचे
कि अगर हम अंग्रेज का सहायता करते हैं तो अंग्रेज भी हमारी बातों को समझेगा और भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, नरम व्यवहार करेगा, है ना। लेकिन अंग्रेज तो क्या होता है, चमन होता है, ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है उस सबसे, ठीक है। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, क्रिएट हुआ कि गांधी जी क्या किए कि भारतीयों को प्रेरणा दिए कि आप लोग जो है अंग्रेजों का सहायता कीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। इनके मन में क्या था कि अगर हम सहायता करेंगे अंग्रेज को तो अंग्रेज भी हम भारतीयों के ऊपर थोड़ा रहम करेगा और नरम बर्ताव करेगा, जिससे भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गांधी जी सहयोग किसका कर दिया, अंग्रेज का, और बहुत सारा भारतीयों को अंग्रेज के सेना में शामिल करवाने लगे, ठीक है। देखिए बोलेगा कि इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था, है ना। पूरा मोटिवेट किया कि जाओ अंग्रेज के सेना में भर्ती करो, अंग्रेज जीत जाएगा, हम लोग उसका सहयोग करेंगे, वो जीतेगा वो भी हमारा सहयोग करेगा। ऐसा उनका थिंकिंग था, किनका, गांधी जी का। अब हुआ क्या है कि इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, है ना, भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से क्या किया, संबोधित किया। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में 1915 में केसर ये हिंद की उपाधि दी, केसर ये हिंद की उपाधि, है ना। केसर हिंद किस लिए दिया, क्योंकि ये अंग्रेजी सेना में भारतीयों को शामिल करवा रहे थे मोटिवेट करके, ताकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जीत जाए और वो जीतने के बाद भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करे। ये विचार किसका था, गांधी जी का। इसी कारण वो शामिल करवाना किसको, भारतीयों को। इसके बदले में क्या दिया इनको, टाइटल दिया केसर ए हिंद का। आगे आते हैं, मेन मुद्दा ये घटना 1915 का था। अब आते हैं इनका आंदोलन, जो भारत में आंदोलन सफल रहा बहुत सारा। कौन कौन सा आंदोलन था, तो इसमें पहला आता है हम लोग किसका, चंपारण आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट था। ये कहाँ का था, बिहार के चंपारण, है ना, राजकुमार शुक्ल द्वारा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या है कि 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले, ठीक है, गांधी को मिले और यहाँ का जो स्थिति था, बिहार की स्थिति के बारे में बताया कि भैया यहाँ पर क्या होता है, चंपारण में कि 3 कठिया प्रणाली है। 3 कठिया मतलब क्या, 3 कट्ठा मतलब कि 20 में 3 भाग, उस पर नील की खेती जबरदस्ती होता था, और वो भी उपजाऊ भूमि जो आपका है, क्योंकि 20 कट्ठा माने की जमीन है तो सभी उपजाऊ तो नहीं था उस समय, ठीक है, कुछ हिस्सा उपजाऊ था, तो उसमें से आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है। ये अंग्रेजों का कहना था, ठीक है। उससे प्रॉब्लम क्या होता था उसको भी समझिएगा। उससे होता था नील, नील का देख रहे हैं फसल, नीला कलर निकलता था, अंग्रेज उसको लेकर बाहर बेचता था विदेश में, और उससे कमाता था मोटा पैसा। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर जो किसान था उसको पैसा मिलता था कम। एक तो पैसा कम मिला, दूसरा क्या नुकसान था कि जो नील का पेड़ होता है तो उसकी जड़ जो होती है, जड़ काफ़ी लंबी होती है, तो ज़मीन के काफ़ी नीचे गहराई तक जाकर और जमीन वो जो मिट्टी का उर्वरता खत्म कर देता था। और कंटिन्यू उस खेत में नील खेती कर रहे हैं तो 4 साल 5 साल के बाद वो ज़मीन बनता था बंजर। अब उसमें फिर और कोई दूसरा फसल होबे नहीं करेगा। तब अंग्रेज क्या बोलता कि जब उसमें अगर फसल नहीं हो रहा है दूसरा नील, तो बोला कि अब इसको छोड़िए 3 कट्ठा को, अब अगला 3 कट्ठा में खेती कीजिए। तो वैसे दिक्कत क्या था कि वैसे ही किसान के पास सारा खेत क्या हो जाता था, बंजर, तो किसान इसका आंदोलन करते थे। तो यही सब बात कौन बताए, राजकुमार शुक्ल बताएं, किनको, गांधी जी को। गांधी जी को पहला आंदोलन करने का मौका मिला कि चलो भाई ठीक है चलते हम लोग, है ना। अब हुआ क्या है कि जानकारी दी और गांधी जी ने चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे, और इसी को क्या बोला गया, 3 कट्ठा पर। ये देखिए नील की खेती का फिगर है ना, ये फूल से जो मिलता था, फल निकलता था, उससे नील निकलता है। अभी भी नील का मिलता है, पाउडर वाला नील पैकेट मिलता है ना, लिक्विड भी तो अब आ गया, तो डिजिटल हो गया, पाउडर भी आता था पहले,
पैकेट में से रंग आता है ना कलरफुल, लाल रंग, पीला रंग, उसे नीला रंग भी आता था पाउडर में, फाड़िए डालिए नीला रंग। ठीक है, अब हुआ क्या देखिए, इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल के आया कि 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, और इसके साथ साथ जो टैक्स था, तो वो लोग को बोल देते बैठने के लिए, इसी में थोड़ा बैठिए ना, देख समझा देते लोग, रोशन को मत देंगे लोग। अब जा रहे हैं क्या? हैं? नहीं जाइए, नहीं रुकिए ना, कुछ बात करना है। चलिए देखिएगा, बैठिए, जिनको जहाँ स्पेस मिलता है बैठ जाइए, थोड़ा एक दिन कष्ट कीजिए, उनको बुला लीजिए ना, एक उधर उस क्लासरूम में बैठी हुई आपके दिन कठिया आंदोलन किए गांधी, जो क्या हुआ तो वो सक्सेसफुल रहा, सफलता मिला, और क्या क्या हुआ, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, और उनका जो कर था टैक्स उसमें 25% कम कर दिया गया, और यह गांधी जी की प्रमुख आंदोलन में से पहला था। पहला आंदोलन यही ना किए, कौन था? चंपारण आंदोलन, पहला आंदोलन किए। अब हुआ क्या, यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई, और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने का द्वार जो है सो खुल गया। अब हो समझ लगा कि गांधी जी अब जो भी आंदोलन करेंगे वो सब क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, क्या हुआ था उसमें कि चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो उसमें क्या इनको फायदा हुआ कि चंपारण सत्याग्रह के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि गांधी जी जो हैं अब भारत के एक बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। अब देखिए, इस सत्याग्रह में क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को किसकी उपाधि मिला? महात्मा की उपाधि। तो सवाल पूछता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस आंदोलन के बाद? चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी के नाम से बुलाया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब चंपारण के बाद किस में आई? अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, अब वो दौर चल रहा था किसका? प्लेग का। याद कीजिए, प्लेग बीमारी था ना, प्लेग के कारण ही गांधी जी कोचरब से अपना आश्रम लेके कहा गए, साबरमती आ गए। तो वो प्लेग का दौर था। प्लेग के दौर में क्या होता कि जहां तहां बहुत सारे स्थानीय लोग मर रहे थे, मजदूर भी मरेंगे उसमें। ठीक है, तो ये अहमदाबाद का सीन क्या था कि चंपारण सत्याग्रह के बाद 18 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के मिले और उनकी समस्या को समझा। समस्या क्या था वहां पर कि जो कपड़ा मिल के मजदूर थे, कपड़ा मिल को क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल कंपनी, है ना। बहुत सारे बच्चा टेक्सटाइल में तो सोचते हो कि टाइल्स वाला कंपनी, जो टाइल्स बनाता हो। टेक्सटाइल में तो होता है कपड़ा। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल कंपनी थी, तो उस समय क्या था? प्लेग चल रहा था, तो प्लेग से बहुत सारे मजदूर मर रहे थे, जनसंख्या उनका कम रहा था। तो उनको प्रलोभन देने के लिए जो टेक्सटाइल कंपनी के मालिक थे वो बोलते क्या थे कि आपको हम बोनस के रूप में पैसा देंगे, बोनस के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो वो लोग मजदूर अपना काम कर रहे थे। ठीक है, छोड़े नहीं, मिल अपना काम जारी रखे। लेकिन जैसे ही प्लेग का असर खत्म हुआ तो मिल मजदूर बोले क्या कि अब जो आपका बोनस था वो हम नहीं देंगे, बोनस जो है सो समाप्त कर देंगे। तब वहाँ का मजदूर कहना यह था कि सर उतना दिन तक काम किए हम लोग, अब महंगाई भी बढ़ गया है, अब महंगाई बढ़ गया तो हम लोग को बोनस जरूरी है। अब मिल मालिक उसको दे नहीं रहा था, तो इसीलिए गांधी मिले उन लोग से, अब बोल दी कि कुछ मत करो, हड़ताल कर दो, काम मत करो। क्या कर दो? हड़ताल। ठीक है, तो वहाँ के जितने भी अहमदाबाद के मिल मजदूर थे सब क्या कर दिए? हड़ताल पर बैठ के, बस सब मिल बंद काम करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ का विवाद क्या था कि प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक क्या किए? बोनस को समाप्त करना चाहते थे। अब मजदूरों ने इसका विरोध किया था, गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कह दिया। सभी बैठ के हड़ताल पर। देखिए, ये गांधी जी हैं, ये सब मजदूर हैं, सब हड़ताल कर दिया। बोला कि काम ही नहीं करेंगे, करवा लो काम हमसे, है ना। अब थका क्या हुआ कि मिल मालिक जो थे
मजदूरों की बात माने और उनका जो बोनस था वो बोनस को फिर से शुरू किए। यही हुआ लास्ट में। और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी थी और गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने को फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। तो वकील थे, न्याय कोर्ट में गया तो पूरा कोर्ट यही लड़ने लगे, बोले वकालत से क्या थे, इंग्लैंड से पूरा जिम्मेदारी ले ली कि चलो ठीक है हम लड़ लेंगे वकील बन के, ठीक है। और क्या हुआ कि 35% बोनस इनको मिला और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी क्या हो गया, सफल। तो पहला चंपारण भी सत्याग्रह सफल, दूसरा आपका अहमदाबाद भी सफल। अब इनका वर्चस्व और बढ़ गया है ना। अब कहीं भी आंदोलन तो किसको बुलाया जाए, गांधी जी को, ठीक है। आगे और देखिए, खेड़ा आंदोलन, ये भी 1918 का ही है। क्या हुआ था, इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी कहाँ पहुंचे, खेड़ा, गुजरात में। यहाँ पर किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के था, है ना, कि फसल हो नहीं रहा है फिर भी उसको लगान देना है किसानों को, जिसका विरोध किया किसानों ने। अब अंग्रेज मान ही नहीं रहे थे, किसको बुला लिए, आइए आप ही एक हैं गरीबों का मसीहा, आइए सब आप ही लड़ते हैं। हम लोग को आइडिया देते कि तुमको क्या करना है और उल्टा में केसों लड़ लेते हैं। ये ज्यादा अच्छा ना हुआ, आइडिया भी दे कि तुम लोग आंदोलन कर दो या हड़ताल कर दो, देखे थे ना, और उसके बदले में उसका केस भी लड़े। तो इनसे और मसीहा कौन हो सकता है, बुलाया गया इनको। यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली, मतलब फसल नष्ट हो गया, फसल नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं था, लगान अपना ले रहा था अंग्रेज, किसानों से चिंतित थे। हुआ क्या कि गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा, बोला कि लगान दे मत को हम समझ लेंगे, हम हैं ना, टेंशन नहीं लेने का, अभी हम हैं, ठीक है। और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए, लगान दे मत करो, वो सब ज्यादा होशियार बनेगा तो हम समझ लेंगे। किसने बोला, गांधी जी। अब फाइनल निष्कर्ष क्या लेगा, लगान नहीं देना है। अब हुआ क्या कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफी क्या हो गए, चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत के बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। लगातार 3 गो आंदोलन किए, तीनों सफल रहा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, है ना। तीनों में गांधी का सहयोग और तीनों क्या रहा, सफल। तीनों में आपका अंग्रेज अपना अपना कदम पीछे करना पड़ा, ठीक है, जो जो चाहे अपना करते गए, एकदम हो गए। आइए रॉलेट एक्ट, उस समय ये कहानी आपका जालियांवाला बाग के बाद आएगा, 1919 का सीन है, ठीक है। अंग्रेज क्या किया कि एक एक्ट लाया, एक कानून, और अंग्रेज के खिलाफ जो भी लोग बोलते हैं उसको अंग्रेज बिना कोई जांच पड़ताल को उठाए जेल में बंद कर दे, है ना। कोई पूछे ना कि तुम था कि नहीं था, उसको मन किया कि हाँ तुम ही था, लेके चल जाएगा, जाओ। अब आप बोलते रहे कि हाँ मालिक हम नहीं थे, नहीं थे, ना ना तुम ही है, ये था, कोई सुनवाइए नहीं, समझे। उसमें यही था रॉलेट एक्ट। आईसी का विरोध हो रहा था जालियांवाला बाग में, उसका भी हम सीन लेके आएंगे, ठीक है। आया रॉलेट। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया, ठीक है। तो जो भी अंग्रेज के खिलाफ कर रहे थे कुछ भी आंदोलन, तो उसके मन में था कि देखो गांधी जी एक आगे हैं, हम लोग के बार बार जो है सो हरा दे रहे हैं, कुछ ऐसा नियम लेके आओ ताकि उनका मनोबल टूट जाए। तो लेके आ गया रॉलेट एक्ट। अब कोई आंदोलन होगा, जैसी आंदोलन होगा क्या करेगा, सब लेके चल जाएगा जेल में, उठे ले, है ना, बिना पूछ ले पाछ ले किस आंदोलन कर रहा है, सही क्या है कि नहीं है, कौन है ना, किस लिए करे, उसे कोई मतलब ही नहीं था, उठाया लेके चल दिया। उसका नाम क्या दिया, रॉलेट एक्ट, ठीक है। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। क्या अच्छी बात रहेगा, है ना। जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, वो क्या सोचते थे, गांधी जी क्या सोचते थे कि हम पहला विश्व युद्ध में अंग्रेज का सहायता किए हैं, तो अंग्रेज युद्ध जीतेगा तो हम लोग के फेवर में कुछ काम करेगा, भारतीयों के सहयोग करेगा, भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा,
लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, है ना। एक ऐसा नियम लेके चला आया जिसमें सब चीज खत्म कर दिया, ना कुछ बोलने दिया ना सुनने दिया। हुआ क्या कि हमने उस पर चर्चा की, गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज की मदद करने के लिए भर्ती करने का प्रोत्साहन दिया था ना, ठीक है, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ला दिया रॉलेट एक्ट। इसका एक नाम क्या था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। देखिए वकीलों नहीं चाहिए, मतलब गांधी जी भी नहीं रहेंगे। बिना अपील, कोई अपीलों नहीं कर सकता है। अब बिना दलील का कानून, है ना, मतलब कि कुछ भी अंग्रेज करे आप उसका कोई अपोज नहीं कर सकते हैं। ये मामला उठा, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे मुद्दा, पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर लिया। किसे कारण? वो रॉलेट एक्ट में ही, रॉलेट एक्ट के तहत ही डॉक्टर सत्यपाल और कहाँ सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। कौन? अंग्रेज। अब अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया तो वहां मीटिंग होने लगा, है ना, कि भैया तो कैसे अब निकाला जाए, अब ऐसा कानून आ गया है, इसे कैसे छुटकारा पाया जाए, है ना। तो उसीलिए लोग चुना क्या, अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 में शाम 5 बजे जालियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था, है ना। अब यहाँ पर भी इंडियन का ही एक है घटना घटता है। एक थे वहां पर हंसराज नाम के एक आदमी थे, वो जाके अंग्रेज को बता दिए कि जानते हैं वहां पर ना ऐसे सब मीटिंग खेल रहा है। क्या खेल रहा है? मीटिंग। और यहाँ क्या था, एक्ट में क्या था कि जिसको चाहे उसको पकड़ लेगा वो, है ना। तो एक हंसराज नामक आदमी थे, वो जाके अंग्रेज को बोल दिए कि वहां पर जो जालियांवाला बाग है वहां पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ और सैफुद्दीन किचलू और आपका सत्यपाल के सपोर्ट में एक आंदोलन का शुरुआत सभा चल रहा है, और सभा में हो सकता है कि बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए। तो अंग्रेज को पता चल गया, तो क्या कर दिया यहाँ पे देखिए, तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिलनाथ डायर, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में आर डायर, है ना, जनरल आर डायर, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आर डायर। एक ओ डायर भी मिलेगा आगे मिलकर, ओ डायर भी मिलेगा। ये कौन है? आर डायर, ठीक है। फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब वहां पर सीन क्या था कि यह पार्क था, उसमें एक ही रास्ता था आने जाने का, अब वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। जितना भी था वहां पर, महिला था, बच्चा था, बूढ़ा था, जवान था, सब लोग शामिल थे सभा में। ये बोला कि मार दो सबकी, ठीक है, और गोली चलाने का देख रहे हैं यहाँ पर सीन। ये इधर से सब रास्ता ब्लॉक कर दिया और इधर में सभा में गोली चलाना शुरू कर दिया। अब लोग भागने के लिए, बीच में कुआं है, लोग कुआं में कूद रहे हैं ताकि जान बच जाए। अब एक आदमी कुआं में कूदा, ऊपर से 10 आदमी और कूद गया, तो नीचे वाला वहीं ना जाएगा वो कि जिंदा रहेगा, ठीक है। हुआ क्या कि इस हत्याकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। 1500 से ज्यादा ही तो नॉर्मली आपका डाटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो लोग अंग्रेज क्या बोला कि नहीं 1500 मरबे नहीं किया। अंग्रेज बोलता क्या था कि 379 लोग मरा है या 1200 लोग घायल हुआ है, लेकिन यहाँ पर मला है 1500, ठीक है। और देखिए इसका बड़ा सा फिगर दिखाते हैं यहाँ पे, ये है बड़ा फिगर। अगर जिनको अमृतसर जाइएगा घूमने तो यहाँ पर जरूर जाइएगा, ठीक है। हाँ वो भी है, देखिए ना, देखिए यहाँ जो आपका स्पॉट किया हुआ है, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, यहाँ आज भी आपका गोली का निशान यहाँ पर है। जो गोली चला था ना, तो यहाँ का सरकार भी अच्छा काम किया, उसको निकालवे नहीं किया, ना मरम्मत का, छोड़ दिया वैसे ही। ताकि कब कि जब भारतीय उस चीज को देखे तब तक खून खोले, है ना, होता है ना सीन। तो भारत सरकार इसका मरम्मत करवे नहीं किया, छोड़ दिया वैसा ही। जहां तक जो स्पॉट दिख रहा है ना, ये सब गोली का निशान है, जो उस समय गोली चला था जालियांवाला बाग में, तो दीवार में जो लगा है उसका ये, और वहां पर लिख भी दिया, उसका एकदम टांग दिया है पैनल बोर्ड, गोली का निशान,
वहां पर लिख के, और वहां पर मार्क कर दिया ताकि देखिए तो खून खोले कि मारा था इतना मनी आदमी के हमने के। ठीक है, अब इंग्लैंड जाए तो मारे थे ना उधम सिंह, बदला ले लिए थे। किसको मारे थे? मेन के ना मार दिए। अब यह था हेड एकरे मर मार दिए जाके उधम सिंह। उधम सिंह का नाम सुने ना आप लोगों का, मूवी बना उधम सिंह पे, है ना। इंग्लैंड में जाकर मारे, उस समय बच्चा था उधम सिंह जब यह कांड हुआ, तो उस समय क्या थे? बच्चा थे। तो उनके मन में एक संकल्प कर ले कि हम जो मारा है उसको हम मारवे करेंगे। तो जब वो बड़ा हुए, सियान हुए, ठीक है, तो पहुंचे इंग्लैंड। आइलैंड में जाकर वो जो असेंबली चल रहा था वहां पूछ के मारे। वहां जा गए, पूछे हु इज ओ डायर, यस आई एम सॉरी, खत्म, है ना। वही काम सीन था। असेंबली में घुसे, उससे पूछे, पता नहीं तो थे, वो जवान था उस समय, बुढ़ा गया होगा तो फेस तो मिलेगा नहीं। तो वहां पूछे कि हूँ जो डायर, बोला कि यस आई एम सॉरी, मार के ठोक दिए ना वहीं पे। ठीक है, और दूसरी बात है कि खुद उनको फांसी दे दिया गया, लेकिन बदला तो लिए ना भैया उतना लोग का। आगे उनका सीन कहानी है, देखिए इस फोटो के बाद में। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। या ओ डायर ये गवर्नर था पंजाब का। अब गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? आर डायर। याद करवा ना, गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? आर डायर। और गवर्नर कौन था? ओ डायर। ठीक है, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड था। 16 भगवान थोड़ी है वो लोग, हटा दे, जो गलती से लिखा गया है हमरा से, चेम्सफोर्ड था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या किया? हंटर कमेटी, जीसी हंटर की स्थापना की है अध्यक्षता में। अब हुआ क्या है ना कि हंटर कमेटी बना, किसके लिए? जालियांवाला बाग के लिए। अब हंटर कमेटी क्या कर दी कि वो आर डायर को निर्दोष साबित किया और यहाँ से उसको भेज दिया इंग्लैंड। इंग्लैंड जब वो गया ना आर डायर, तो उसको एकदम सम्मान के साथ रखा गया, जैसे बहुत अच्छा काम करके आया है ना, मार के आया है, उसको एकदम सम्मानित किया गया इस काम के लिए। और यही सब चीज उनको क्या लगा? उधम सिंह को खराब लगा। बोला कि एक तो इतना सारा लोग को मार के गया, लगभग 1500 लोग को, और इसको वहां पर सजा के बदले में सम्मान दिया जा रहा है। तब उधम सिंह जब मतलब कि बड़ा हुए, तो देखिए नहीं दिए उधम सिंह वाला। अच्छा आगे और होगा। हाँ क्या था? ओ डायर था जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन में कर दी। 1919 से बदला कब लिया? 1900 कितना दिन के बाद? 21 साल के बाद। उस समय बच्चा थे, 21 साल के बाद वो भी सयान हो गए, लंदन पहुंचे, मार दिया उसको। लेकिन तुम ही गवर्नर बनता था तो रोकल नहीं जा रहा था, मार दिया। ओ डायर, कहानी खत्म। आगे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा 3 आंदोलन के नाभी गांधी जी, कौन कौन सा? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। 1917 1918 दोनों, अहमदाबाद और खेड़ा। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन, है ना। तो 1919 से 22 ये खिलाफत आंदोलन समझे क्या था कि खिलाफत इंडिया का नहीं था, ये तुर्की के जो थे ना, जैसे हम लोग के जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, तो सब में मुस्लिमों का भी एक धार्मिक गुरु होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। तो मुस्लिमों के धार्मिक गुरु क्या बोलते हैं? खलीफा। और उस समय तुर्की सबसे प्रमुख था। ठीक है, तो तुर्की के जो खलीफा होते थे वो समझिए कि पूरे वर्ल्ड के जितना भी मुस्लिम है उसके हेड है। वो जो बोलेंगे वही पूरा भारत के मुस्लिम, पूरा वर्ल्ड के मुस्लिम करेगा। किसका? तुर्की के खलीफा। खलीफा कौन? धार्मिक गुरु। ठीक है, और तुर्की इसमें प्रमुख था। तो तुर्की के धार्मिक गुरु क्या थे? पूरे वर्ल्ड के धार्मिक गुरु हो गए मुसलमानों के। अब उनके साथ क्या किया अंग्रेज ना, कि अनैतिक व्यवहार किया। अनैतिक व्यवहार इन द सेंस मतलब क्या कि उनको खलीफा के पद से हटा दिया, बोला कि आप खलीफे नहीं रहिएगा। एक घटना कहाँ हो रहा है? तुर्की में। कहाँ हो रहा है? तुर्की में। बोला अंग्रेज क्या कि आपको खलीफा के पद से हटा जा रहा है, आप खलीफा आज के बाद से नहीं रहेगा, अब हम लोग का शासन चलेगा।
और जैसे ही उनके साथ अनैतिक व्यवहार हुआ तब पूरे वर्ल्ड के मुसलमान जो है आंदोलन कर दिए। तो पूरा वर्ल्ड के जब किया तो उसमें भारत भी शामिल था। तो भारत के मुसलमान भी क्या कर दिए आंदोलन, किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। और सहायता मिलेगा किसका? गांधी जी का, और वो भी हो गया सक्सेसफुल, है ना। देखिए यही चीज है, उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और अंग्रेजों के इसके साथ बुरे व्यवहार को लेकर भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन का सहयोग किया क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। अब देखिए क्या क्या जुड़ गया, तो मजदूर मतलब किसान जुड़ गया चंपारण से, मिल मजदूर जुड़ गया, खेड़ा से भी जुड़ गया मजदूर, है ना। अब बचा है एक मुसलमान। तो मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने के लिए क्या किए? सहयोग कर दिए उसका, क्योंकि हम सहयोग करेंगे तो वो लोग भी हमारा सहयोग करेगा। ठीक है, हुआ ऐसा ही। प्रारंभ में इस आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी। बोले कि ये करते आ रहे हैं, तीन को किए हैं, तीनों जीत गए हैं। कौन कौन सा? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तीनों जीते। मिल गया खिलाफत आंदोलन के हाथ में, ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब तो कहना ही नहीं, गांधी के फेवर में सब लोग, किसान भी, मजदूर भी, मुस्लिम भी, सब किसके फेवर में? गांधी जी के। एक बहुत बड़े नेता के रूप में आगे गांधी जी। आगे फिर क्या हुआ देखिए, इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में, है ना, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट, आप लोग नाम सुने। असहयोग में तो क्या था? इन्हें किया क्या है कि यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था, क्योंकि इसमें पूरे भारत में फैलाया गया ना। उस समय तो पूरी पार्टिकुलर एरिया था, चंपारण था, अहमदाबाद था, खेड़ा था, फिर एक समुदाय के लेकर मतलब खिलाफत। लेकिन असहयोग क्या हुआ? पूरे सबके लिए, ऑल इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए असहयोग, सब लोग। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि यह आंदोलन अहिंसक होना था, मतलब कि हिंसा इसमें नहीं था। भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, मतलब इनको जो भी टाइटल अंग्रेजों से मिला था सबको त्याग कर देना, मतलब उसके खिलाफ में। ठीक है, और शिक्षण, सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का क्या करना था? और अंतः करों का भुगतान करने से इनकार करना, मतलब जो भी टैक्स आता था सब मना, मतलब सब तरह से मना। जो भी शैक्षणिक संस्थान था सरकारी, उसमें कोई भारतीय काम नहीं करेगा। ठीक है, जितना भी टैक्स था वो सब कोई नहीं देगा भारतीय अंग्रेजों को। और क्या था? जो भी विदेशी सामान था वो कोई नहीं पहनेगा, कोई यूज नहीं करेगा, सब स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, और जो चुनाव था, चुनाव को भी भाग नहीं लेना था। यही था, मतलब कि अहिंसक रूप में चलना था, माराधार नहीं था। लेकिन एक घटना घट गया था, कौन सा? चौरी चौरा घटना। ठीक है, हुआ क्या था कि गांधी जी ने भी अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दी? त्याग दी थी, जब इनको मिला था, है ना, अंग्रेज द्वारा। किस लिए? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के टीम में शामिल करने के लिए भारतीयों को, है ना, भारतीयों को शामिल किया अंग्रेजी सेना में। तो अंग्रेज खुश होकर उनको दे दिया उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि। बोले कि नहीं चाहिए, तुम ले लो अपना उपाधि, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। अब यहाँ पे घटना घटता है चौरी चौरा का। हुआ क्या है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, है ना। पहले शुरुआत क्या था? पुलिस से गोली चला दिया। अब भीड़ समझता है, भीड़ क्या गया कि पूरा थाने में जला दिया। आज इसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? मारे गए। 22 पुलिसकर्मी भूंजा गए उसमें थाना में, है ना। अब हुआ कि देखिए यही सीन है आपका, थाना में आग लगा दिए सब, घेर घार के, कहानी खत्म, गोली चलाया था। हुआ क्या कि इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखकर इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। बोला क्या है कि अब हिंसात्मक हो रहा है
और मेरा मेन उद्देश्य क्या था, अहिंसा, लेकिन ये हो रहा है यहाँ पर हिंसा। तो हमको ऐसा चीज नहीं चाहिए, हम इसको अब स्थगित करते हैं। स्टार्टिंग में इसका पहले लोग विरोध भी किए कि नहीं, ये घटना तो किसी एक जगह पर हुआ था, तो आप वहां पर इसको खत्म कीजिए, है ना। ये घटना कहाँ हुआ, यूपी में, तो यूपी के गोरखपुर में, तो आप गोरखपुर में असहयोग आंदोलन को स्थगित कीजिए, लेकिन पूरे भारत में इसको चलने दीजिए। लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, ये आंदोलन था अहिंसक, और ये हो गया है क्या, हिंसक, हम पूरे भारत में इसका स्थगित करते हैं। विरोध भी हुआ। देखिए, यह असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा, है ना, क्या बोला गया, इसको राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके बाद कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू क्या किए, समाप्त करने के फैसला का आलोचना किया कि नहीं, आपको ये समाप्त नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये पूरे भारत में हिंसात्मक नहीं हुआ, ये हुआ है सिर्फ एक जगह पर, तो आप उस जगह को बंद कर दीजिए, वहां खत्म कीजिए, लेकिन पूरे भारत में ये अच्छे से चल रहा है। उसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन में पूरा जो भारतीय जितने भी थे सब अंग्रेज के काम करना बंद कर दिए थे, क्योंकि हजाम है तो दाढ़ी नहीं बनाएगा अंग्रेज की, जाओ तो अपने बना ले, हम बने हुए नहीं करेंगे। धोबी है, वो कपड़े नहीं धोएगा, अपने धो, हम धोबे नहीं करेंगे। मतलब ड्राइवर है, बोला कि नहीं तू अपने चलाओ, और फुर्सतें नहीं है। पूछे जाए भारतीय से कि ये चलो गाड़ी बना दो, बोले आई एम नो टाइम, यू डू इट, है ना, निकल जाओ वही बोल के। अब वो सब देख कि हमने के कोई काम नहीं करेगा कैसे हो पाएगा, दाढ़ी बढ़ गया, एकदम बाल बढ़ गया, कपड़ा कटन गंदा फंदा है ना, वो पूरा अच्छे से चल रहा था। हाँ, उस समय वॉशिंग मशीन था। लेकिन ये आंदोलन पूरा अच्छे से चल रहा था, लेकिन गांधी जी वहां पर क्या कर दिए, ये घटना घटा, कौन सा घटना, चौरी चौरा। सवाल पूछता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्या बोलेगा, चौरी चौरा घटना। ये घटना था कहाँ पर, यूपी में, गोरखपुर जिले में, ठीक है। और इसके बाद गांधी जी ने निर्णय लिया क्या कि असहयोग आंदोलन को अब समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये हिंसात्मक हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या भी कि असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले को क्या किया, आलोचना किया। उस समय के जो नेता थे बहुत बड़े बड़े, जैसे सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, है ना, ये सब लोग इसका क्या किए, विरोध किए, लेकिन गांधी जी मानवे नहीं किए। हुआ क्या कि गांधी जी भी अपने इस फैसले को डटे रहे, और बाद में इन सब ने फैसले को क्या कर लिया, स्वीकार किया। मजबूरी बस, है ना, कि जब यही आंदोलन किए थे और यही नहीं मान रहे हैं तो क्या करो, मजबूरी है, आंदोलन को स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 था आज का, पार्ट 1। इसके बाद का घटना चलेगा बाद में, नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद का लंबा क्लास